गुड मॉर्निंग, कहते हैं आप लोग। चलिए, कल के चैप्टर हम लोग भाषा के बारे में पढ़े थे और भाषा के कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़े थे। भाषा और भाषा के कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज भाषा के भेद जो तीनों भेद हैं उनके बारे में पढ़े थे, उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि भाषा के तीनों भेद कौन कौन से हैं और तीनों भेद क्या हैं, उन तीनों भेदों का विवरण क्या है, उन तीनों भेदों का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बोली किसे कहते हैं, बोली के बारे में जानेंगे। लिपि क्या होती है, लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा के अंग, भाषा किन किन अंगों से, जैसे मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, उंगलियां, सर, मुंह, आँख, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से भाषा में तमाम प्रकार के अंग होते हैं, उन अंगों की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। भाषा हिंदी भाषा की बात हम लोग कर रहे हैं। भाषा हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे असमिया हो, चाहे कोई भी भाषा हो, सभी भाषा के अपने एक सिद्धांत होते हैं, सभी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, सभी भाषाओं की अपने एक उत्पत्ति का माध्यम होता है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में भाषा के भेद, सबके भेद होते हैं, मनुष्य के भेद होते हैं, हमारे भी भेद होते हैं, आपके भी भेद होते हैं, उस तरह से भाषा के भी भेद होते हैं। भाषा के भेद के बारे में जानते हैं। भाषा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। इन्हीं तीन भेदों के आधार पर कहा जाता है ना कि जब तक भेदी ना हो तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता, और भेदी की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारी हिंदी भाषा में भी भेदी की आवश्यकता है। कौन सा भेद होगा? तो वो तीन भेद हैं। तीन भेद क्या है? नंबर एक, मौखिक। यहाँ भाषा है तो इसको भाषा के रूप में कहते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मुंह के द्वारा बोली जाती है। लिखित भाषा कापी और कलम पर लिखी जाती, कापी पर लिखी जाती है कलम के द्वारा। सांकेतिक भाषा का अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम नीचे अध्ययन करते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। मौखिक भाषा जिस भाषा के माध्यम से हम अपने भाव अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने भाव, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव अथवा विचार, जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने भाव अथवा विचार बोलकर प्रकट करते हैं। बोलना मतलब मुंह होगा तो नहीं बोला जाएगा, मुंह के द्वारा ही बोला जाएगा। बोलकर प्रकट करते हैं माने अपनी अभिव्यक्ति को हम दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। वह मौखिक भाषा होती है जो मुख के द्वारा बोली जाती है। मौखिक भाषा में, अगर मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा में कापी और कलम का प्रयोग तो होगा नहीं। तो मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा जब भी मुंह से आवाज निकलेगी, जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ मौखिक भाषा के रूप में बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही होगी जो आपके कानों तक जा रही होगी, वह मौखिक भाषा हो गई। मौखिक भाषा में हमेशा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। बिना ध्वनि के द्वारा इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मौखिक भाषा, इसका प्रयोग अध्यापक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है। जैसे मैं इस समय पढ़ाने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, आप यूट्यूब के माध्यम से मेरी बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा होगा। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग करता है। और खेल के मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे को कमेंट करते हैं, मौखिक भाषा के माध्यम से कमेंट करते हैं। गाँव में लोग दूसरे के बातों का आदान प्रदान करते हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नेता जब अपना मंच पे खड़ा होकर के धुआंधार, गलत सही जो मन में आता है बोलता है, जो भी भाषण देता है, वो अभी मौखिक भाषा होती है। एक दूसरे के विरोध में बोलता है, वह मौखिक भाषा होती है। अब कोई गायन प्रस्तुत कर रहा है तो वो भी अपने जो मुख से जो गाना गा रहा है वो भी मौखिक भाषा होती है। जैसे हम किसी से अपनी कोई बात कह रहे हों, अपने विचारों को कह रहे होंगे, वो अभी मौखिक भाषा होगी, वो अभी मौखिक भाषा के रूप में जानी जाएगी। तो मौखिक भाषा को आप लोगों ने समझ गया। मौखिक भाषा जिस भाषा के माध्यम से हम अपने भाव अथवा विचार बोलकर प्रकट करते हैं, यानी जो हमारे मुंह से बोला जाएगा, जो हमारे मुंह के द्वारा होगा, जिसका लिखित कोई प्रमाण नहीं होगा, वह
मौखिक भाषा होती है, मुंह के द्वारा जो बोली जाती है, मुंह के लाउड स्पीकर के द्वारा बोली जाती है, मुंह के द्वारा बोली जाती है, मुंह से निकली हुई आवाज होती है जिसमें ध्वनि का प्रयोग किया गया हो, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जिसमें ध्वनि का प्रयोग होता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, अच्छा, मौखिक भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई कानूनी दर्जा नहीं है कि आप गए और बोल दिए कि हमने आपको मुंह से कह के चला आया था, किसी दफ्तर में गए, पुलिस स्टेशन में गए, पोस्ट ऑफिस में गए, बैंक में गए, कह रहे हमने कहा था कि आप मेरा खाता खोल दीजिए। बैंक में गए और आपने बैंक मैनेजर का, अरे मैंने कल कह के गया था आपने मेरा खाता नहीं खोला, मैं कहा था कि मेरा खाता है तो खोल दीजिए। तो उस मौखिक भाषा का मैनेजर क्या कहेगा, हाँ ठीक है आपका कह के मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब पुलिस स्टेशन पे जाइए कंप्लेन करवाने के लिए आपकी कोई सामान गुम हो गई हो, आपका किसी ने हमारा सामान गुम हो गया है, ये क्या आपके पास कोई प्रमाण रह गया? कोई प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। यह बस केवल बोल चाल के लिए ही प्रयोग की जा सकती है, अपनी बातों को कहने के लिए प्रयोग की जा सकती है, अध्यापक पढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकता है, बस इसी के लिए ही इसका प्रयोग हो सकता है। यह मौखिक भाषा, इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि आप उसका कर सकते हैं। हाँ, आजकल की बात अलग है कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिया तो सुना दिए, ये कर दिए, फिर भी उसका कोई कानूनी रूप नहीं, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा, लिखित माने जो लिखी गई हो, जिसको हमने लिखा हो। लिखित भाषा वो भाषा होगी जिसको हमने लिखा हो, जिसको हमने लिखा हो वह लिखित भाषा होगी। जो लिख करके कही गई हो, जैसे कागज पे लिखी गई हो। अच्छा, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों को लिख करके प्रकट करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिख करके प्रकट करते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखित भाषा का इस्तेमाल, इसका मुख्य तौर से इस्तेमाल दफ्तर में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, बच्चे पढ़ने के लिए करते हैं। जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखित भाषा की यह है कि इसमें अक्षर का प्रयोग होता है। अगर अक्षर नहीं होगा तो लिखित भाषा कभी नहीं हो सकती। इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। तो अब अक्षरों के प्रयोग से एक चीज जान लीजिए, अगर अक्षरों का प्रयोग हो रहा है तो व्याकरण का ज्ञान आपको अति आवश्यक है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी अक्षरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अक्षरों का सही और सुव्यवस्थित चुनाव आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी हम भाषा के बारे में बता रहे हैं, सबसे न्यूनतम से न्यूनतम इकाई की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में बताऊंगा, हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा, हिंदी की समस्त जितनी विभिन्नताएं हैं, जितनी एकताएं हैं, सारी एकताओं विभिन्नताओं के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। मैंने भाषा से शुरुआत किया था और भाषा के बाद मैं एक एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाऊंगा और एक एक अगली वीडियो में मैं हमेशा एक नए टॉपिक को देता जाऊंगा। आप लोग इसको वॉच करिएगा। लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग होता है। अगर अक्षर नहीं होंगे तो आप लिख नहीं सकते। अगर अक्षर नहीं होते तो मैं इतना लिख नहीं सकता था। इस सफेद बोर्ड पे काला काला लिख दिया। अगर अक्षर नहीं होते तो मैं इसको लिख नहीं करता था। लिखित जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों भावों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगर अक्षर नहीं होंगे तो फिर भाषा का लिखित रूप कभी नहीं दिया जा सकता है। यह 100% कंफर्म है। अच्छा, लिखित भाषा का प्रयोग किया कहाँ जाता है? लिखित भाषा का प्रयोग जब अध्यापक कुछ बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे होंगे, तो वहाँ आप लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए दोनों भाषाओं का अंतर भी देखते चलिए साथ में। अच्छा, लिखित भाषा, बैंक में आप गए अकाउंट खोलने के लिए, इसमें तो आप कह के चले आए थे कि हमारा खाता खोल दिया, आपका खाता खुला? कभी नहीं खुला। इसमें आप एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बैंक की फॉर्मेलिटी होगी, उस फॉर्मेलिटी को आप पूरा करेंगे, फॉर्मेलिटी को पूरा करके सबमिट करेंगे, उसमें आपकी फोटो लगेगी, आप लिखेंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद बैंक मैनेजर को देंगे, बैंक मैनेजर तुरंत आपका एक अकाउंट खोल देगा और आप उसे पैसा जमा करना शुरू कर देंगे, अपना लेन देन शुरू कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा वहाँ पे प्रयोग आपने किया। लिखित भाषा में जैसे पहले का समय हुआ करता था, तो पहले के समय में लोग दूर देश में बसे हुए लोगों को चिट्ठी लिखते थे,
अंतर्देशीय आती थी, पोस्ट कार्ड आता था जिस पे ये लोग लिख करके देते थे अपने विचारों को, अपने भाव को। घर में कोई दुख सुख होता था, कोई बात होती थी, कोई विचार होता था, उसको लिख करके लोग पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक दूसरे को अपने बात को पहुंचाते थे। तब टेलीफोन और मोबाइल का समय नहीं हुआ करता था, आज जितना समय बदल गया है उतना तब समय तब चिट्ठी के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपनी भाषा का प्रयोग किया जाता था और चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही अपनी भाषा को एक दूसरे से पहुंचाया जाता था। तो उसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी की भाषा। कोर्ट कचहरी, कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक आप लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका कोई कार्य नहीं हो सकता है। सांकेतिक भाषा, अगली भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा। अगली भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? आपने मौखिक भाषा पढ़ लिया, लिखित भाषा पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 भेद हैं, तीनों भेद के आधार पर ही भाषा के अंदर आप घुस सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे इंसान की बात अगर भेदिया ना हो तो उसके अंदर आप नहीं घुस सकते। उसी प्रकार से भाषा में भी अगर भेद ना होगा तो उसके अंदर घुसना बहुत कठिन होगा। तो भेद, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से, माध्यम बनेगा मनुष्य माने व्यक्ति, संकेतों के द्वारा, जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य, जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा भावों को प्रकट करता है, माने मन में जो विचार हो उसको प्रकट करेगा, भावों को प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जैसे हम लोग आमतौर पे जीवन में एक चीज देखते हैं कि जब कोई बात करने लगे, अच्छा बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले तो रोता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो संकेत करके, जो चीज़ उसको नहीं पता होता, आप उसको अगर दूध चाहिए तो दूध तो मान लीजिए उसको पता है तो कहेगा हमको दूध चाहिए। खाने की कोई सामग्री अगर नहीं पता होगा कहेगा पू चाहिए या पू चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो सामान चाहिए, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। खेल के मैदान में चाहे कोई भी खेल हो, उसमें रेफरी खड़ा होगा, अंपायर खड़ा होगा, जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वह सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करेगा कि हाँ अब 6 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। या कोई कुश्ती का खेल चल रहा है, उसमें सीटी बजती है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, ऐसे किया जाता है। तमाम प्रकार के प्रयोग होते हैं जिनका सांकेतिक भाषा के भी बहुत सारे रूप होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके प्रयोग के द्वारा सांकेतिक भाषा का वर्णन किया जाता है। सांकेतिक भाषा में जैसे रेलवे का गार्ड होता है, ड्राइवर को संकेत करता है, पीछे से हरी झंडी है जैसे दिखाता है, जो हरी झंडी दिखाता है वह उसको संकेत करता है कि हाँ रास्ता क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हरी झंडी है कि लाल झंडी है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। आपने तीनों भाषाओं को, भाषा के तीनों भेदों के बारे में पढ़ लिया। तीनों भेद क्या हैं? इन्हीं तीनों भेदों के आधार पर, ये जो तीनों भेद हैं, इन्हीं तीनों भेदों के आधार पर अब भाषा आगे चलना शुरू करेगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या हुआ था, अब भाषा चलना कैसे शुरू होगी, हम बोलेंगे कैसे, बोल करके अपनी भाषा को कहेंगे कैसे, लिखित भाषा लिख करके हम अपनी भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे, सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा अपनी भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसा आपने पढ़ा। तो ये हो गए भाषा के भेद के बारे में। अच्छा, अगर भाषा है, सृष्टि की संरचना है, मानव जीवन है, तो मानव जीवन है तो जैसे पशु का जीवन तो है नहीं कि पशु का जीवन है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप यही चले, ऐसा तो है नहीं। मनुष्य का जीवन है, मनुष्य एक दूसरे के लिए मरता है, एक दूसरे के लिए जीता है। मनुष्य एक तरह से एक स्वार्थी प्राणी है, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है। तो स्वार्थ, अगर मनुष्य है, सृष्टि की संरचना है, तो वहाँ बोली का इस्तेमाल तो अवश्य होगा कि बोली का प्रयोग किया जाएगा, और बोली का प्रयोग किया जाएगा तो बोली एक भाषा का रूप लेगी, वो भी बोली भाषा के रूप में ही आएगी। अच्छा, बोली क्या होती है? बोली की अंग्रेजी होती है डायलेक्ट, DIALECT, डायलेक्ट। डायलेक्ट माने होता है बोली। अब बोली किसे कहते हैं? बोली वह चीज होती है जो क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाती है।
क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाती है, क्षेत्र विशेष के आधार पर बोली जाती है। जैसे गांव में, अधिकतर गांव में लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर जैसे अब आप पूर्वांचल के पूर्वांचल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ लोग बोलेंगे का हो बजर चलवा, अच्छा ठीक है चलो, तो वहाँ की बोली हो गई। एक जैसे बलिया के क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ का जी बजरिए चलेंगे, तो वो उनकी एक अलग भाषा होगी। अब अच्छा आप चले जाइए इलाहाबाद, जो इलाहाबाद मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, जहाँ से मैंने अध्ययन किया, जहाँ मेरा शिक्षा क्षेत्र रहा है, और सिविल सेवा का कंपटीशन मैं वहीं से दे रहा था, वहाँ से तैयारी कर रहा था। तो अब वहाँ चले जाए तो वहाँ कहीं जाना, कहें कब हो चल वो, है ना। अब बोली बदलती चली जाए। अब जौनपुर में चले जाइए उसकी भाषा कुछ अलग होगी, लखनऊ में चले जाइए उसकी भाषा कुछ और, दिल्ली में चले जाइए वहाँ कोई भाषा और होगी। कहीं जहाँ जहाँ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भाषा का रूप बदलता चला जाता है। उसी को बोली कहते हैं। बोली क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीयता, क्षेत्र, क्षेत्र विशेष, क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। इसको क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बोली को क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा प्रायः एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। यह भाषा प्रायः एक क्षेत्र तक सीमित रहती है, जहाँ पे जैसी सामाजिकता होगी, जहाँ पे जैसा वातावरण होगा, जहाँ के लोग जैसे होंगे, वहाँ के आधार पर उसी तरीके से यह भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा प्रायः एक क्षेत्र तक सीमित रहती है। जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव की भाषा कुछ और है, आप लोगों का गांव होगा वहाँ की भाषा कुछ और होगी, शहर होगा उसकी भाषा कुछ और होगी। वहाँ पे बोलने वालों उसको बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको बोली कहेंगे, डायलेक्ट कहेंगे। क्या? बोली कहेंगे, डायलेक्ट, इंग्लिश में इसको डायलेक्ट कहेंगे। यह भाषा प्रायः एक क्षेत्र तक सीमित रहती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता है। इसका सबसे मुख्य चीज जान लीजिए कि यह सिर्फ बोलने के लिए है, कौड़ा का कानून करने के लिए है, बैठ करके बतियाने के लिए है, न कि सरकारी कार्यों के लिए है। यह इसका प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता है या सरकार के किसी अंग के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। सरकार के किसी अंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको बोली कहते हैं। जैसे बोली क्या है? जैसे अवध क्षेत्र में चले जाइए तो लोग अवधी बोलते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में चले जाए, पूर्वांचल के क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पे लोग बुंदेली बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ मिर्जापुर की भाषा बोलते हैं। मिर्जापुर की कजरी बहुत प्रसिद्ध है, कभी ध्यान से सुनिएगा। मिर्जापुर की कजरी, तो वहाँ मिर्जापुर की जो कजरी है वो भी बोली के आधार पर ही बनी हुई है। मिर्जापुर की कजरी शायद भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मिर्जापुर की कजरी न सुना हो, तो मैं कहूँगा आप लोग एक बार मिर्जापुर की कजरी सुनिएगा। ये हो गई बोली। बोली क्षेत्रीयता के आधार पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको बोली कहते हैं। इसको इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष के आधार पर होता है। सरकारी कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है। सरकारी गतिविधियों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है, अच्छा अब तक भाषा पढ़ा आपने, भाषा के भेद पढ़ा आपने, भेद के बाद आपने भाषा की बोली को भी पढ़ लिया। अब बात आती है, अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसका लिखित रूप दिया कैसे जाएगा? अगर लिखित रूप देना है तो उसके लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा। किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा? लिपि। लिपि क्या होती है? अगर लिपि नहीं होगी तो दुनिया की किसी भाषा की संरचना नहीं हो सकती, किसी भाषा को सुव्यवस्थित रूप से लिखा नहीं जा सकता। इसलिए हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि। लिपि क्या है? लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। SCRIPT, इसको कहेंगे स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट कहेंगे। लिपि को इंग्लिश में कहेंगे स्क्रिप्ट। ऐसे चिन्ह जिनके माध्यम से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। ऐसे चिन्ह जिनके माध्यम देखिए हर जगह माध्यम मिलता हुआ चला है, जिनके माध्यम से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, माने भाषा को लिखने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। वह भाषा की लिपि कहलाती है। ऐसे चिन्ह जिनके माध्यम से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। वह क्या कहलाती है? भाषा की लिपि कहलाती है। हिंदी तथा संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है।
हिंदी भाषा भारत में मुख्य तौर से बोली जाती है। संस्कृत भाषा यहाँ के हिंदू ग्रंथों की भाषा है। देव ऐसे चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी तथा संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में ही इसको लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ही इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी और संस्कृत भाषा को। देवनागरी लिपि माने देवताओं की नगरी से उत्पन्न हुई लिपि। कहीं कहीं कहा जाता है माहेश्वर सूत्र से संस्कृत की संरचना हुई। उसी संस्कृत की संरचना के आधार पर तमाम प्रकार की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। तो देवनागरी लिपि माने देवताओं के नगर की लिपि, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिपि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, इसको आपने जाना। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी जो इंग्लैंड से आई थी, अंग्रेज प्रांत से आई थी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसको रोमन भाषा में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन भाषा कहा जाता है। ये रोमन के माध्यम से लिखी जाती है। पर इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। गुरमुखी माने गुरबाणी, उनके गुरुद्वारे में गुरबाणी का हमेशा क्या कहते हैं, एक ऑडियो चलती रहती है। उनका गुरबाणी जो होती है उसके उपलक्ष्य में गुरमुखी हुई। तथा उर्दू और अरबी, ये उर्दू और अरबी ये दोनों मुगल क्षेत्र से आई हुई भाषाएं हैं। मुगलों के क्षेत्र से आई हुई भाषाएं, जैसे अफगानिस्तान और ईरान, इराक, अरब देश, वहाँ से आई हुई ये भाषाएं हैं उर्दू और अरबी। इनकी लिपि फारसी है। यह फारसी में लिखा जाता है। यह फारसी के द्वारा इसकी संरचना की जाती है। यह लिपि ऐसे लिपि क्या है, स्क्रिप्ट, ऐसे चिन्ह जिनके माध्यम से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। हिंदी तथा संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है तथा उर्दू और अरबी की लिपि फारसी है। अब बात करते हैं, अच्छा अब भाषा हो गई, भाषा के भेद हो गए, भाषा के लिए बोली का कैसे प्रयोग किया था, बोली हो गई। फिर उसके बाद अब इनको संरचना कैसे की जाएगी, इसकी लिपि हो गई। अब बात आती है भाषा के अंग। ये सारी चीजें तो प्राइमरी थी, ये शुरू से अब तो तैयार हो गई। अब बात आती है अंग। अगर आप लोगों के अंग ना हो, हाथ पैर ना हो, आँख ना हो, मुंह ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, ये सारी चीजें ना हो तो क्या आपका अंग संपूर्ण होगा? कभी नहीं संपूर्ण हो सकता। यह मेरी गारंटी, कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अब भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के अंग के बारे में हम बात करते हैं। भाषा के अंग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भाषा के अंग, अगर इसके अंग नहीं होंगे तो फिर इसकी संरचना भी नहीं हो सकती। लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से मनुष्य के पैर ना हो, मनुष्य के हाथ ना हो, मनुष्य के आँख ना हो, मुंह, तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैर नहीं होगा तो कहेंगे लंगड़ा है, आँख नहीं होगी तो कहेंगे अंधा है, कान नहीं होगी तो कहेंगे बहरा है, मुंह नहीं होगा तो कहेंगे गूंगा है। तो तमाम प्रकार की चीजें कैसा। उसी तरह से भाषा के लिए भी, भाषा है, भाषा के लिए भी अंग है। भाषा के अंग, भाषा शब्द का जहाँ भी इस्तेमाल हो, भाषा शब्द का जहाँ भी इस्तेमाल हो वहाँ हिंदी समझिएगा, हिंदी में ही भाषा शब्द का इस्तेमाल होता है। भाषा के अंग, भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग हैं। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग हैं। पंच तत्व से बना शरीर, भाषा के 5 अंग हैं। सारे सौभाग्य की बात है कि भारत में आप लोग रहते हैं, भारत में सब चीज पाँच चलती है, 5 को शुभ भी माना जाता है। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग बताए गए हैं। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग बताएंगे। उन 5 अंगों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 ध्वनि, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, वीडियो के द्वारा आप लोग वाच कर रहे हैं। नंबर 1 ध्वनि हो गई। नंबर 2 वर्ण, वर्ण को आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ण के बारे में बताएंगे। शब्द, अगर शब्द नहीं आएंगे तो ये भाषा की उत्पत्ति नहीं होगी, व्याकरण बनेगा नहीं, शब्दों का संकलित रूप नहीं होगा। पद, अगर पद नहीं होंगे तो उसकी व्यवस्थितता नहीं आएगी, उसको व्यवस्थित करना ही करना है। वाक्य, तब उसके बाद वाक्य बनेगा। पहला ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य,
इन्हीं अंगों के मिलने से भाषा का निर्माण होता है। अगर ये अंग नहीं मिलेंगे तो भाषा का निर्माण नहीं होगा। जिस प्रकार से हाथ पैर पूरी शरीर के अंग सुव्यवस्थित नहीं होंगे तो शरीर की संरचना नहीं हो सकती, उसी प्रकार से अगर इसके अंग नहीं होंगे तो हिंदी भाषा की संरचना नहीं हो सकती। हिंदी भाषा की संरचना को कभी नहीं किया जा सकता है। अब आपने पढ़ा भाषा के भेद, भाषा कितने प्रकार की है, बोली क्या है, डायलेक्ट, बोली क्या है, लिपि, स्क्रिप्ट क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं, भाषा के अंग के बारे में पढ़ा। यह हो गई भाषा की प्राइमरी चीजें। अब कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि हाँ ये कंफ्यूजन आएगा या किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये सारी चीजें प्राइमरी इसकी तैयार हो गई। अब इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। आगे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा, व्याकरण और व्याकरण का भाषा से संबंध क्या है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। बाकी इसको एक बार आप लोग बहुत अच्छे से देख लें, फिर से जो लिखा है, लिखने में समझ में आया, बात बोला हूँ उसको देख लीजिएगा और इसको खूब अच्छे से वॉच करिए। अगर समझ में आया, अच्छा लगे, बढ़िया लगे, मस्त लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।